ठीक है, अब हम चलते हैं अपने लास्ट टॉपिक पे, जो है एक उचित प्रश्न को कैसे बनाया जाए उसकी बात करता है। ये हम पूरे आज के दिन में जब जब मैं डिस्कस कर रही थी, मैंने इन सब पॉइंट्स को आपके प्रश्न के रिव्यू में कवर कर लिया है, ज्यादातर पॉइंट्स को। तो ये इट इज मोर लाइक अ रिविजन। आप ध्यान से देखिए क्योंकि आपके कल के प्रश्नों पे इसकी असर दिखेगी। ठीक है, ओके। इस प्रश्न को आपको दिया गया है और प्रश्न के आपको पार्ट्स बताए गए हैं, जिसको अंग्रेजी में बोला गया है आइटम एनाटॉमी, यानी आइटम यानी प्रश्न। इंटरनेशनल स्तर पे प्रश्नों को क्वेश्चन ना बोलते हुए आइटम भी बोला जाता है। सो अगर आप अगर पिज्जा से वाकिफ हैं तो वो बोलेंगे पिज्जा आइटम्स, दे विल नॉट से पिज्जा क्वेश्चंस, वो बोलेंगे पिज्जा आइटम्स। जब वो आइटम बोला जाता है तो हमको क्वेश्चन समझना है। आइटम एनाटॉमी यानी एक क्वेश्चन की रचना के विविध भागों के नाम। ये हमारी समझ के लिए है क्योंकि जब आप रिव्यू करोगे तो आपको पता होना चाहिए किस चीज को क्या बुलाना है। मुझे इसके हिंदी नाम नहीं आते, स्लाइड पे भी नहीं लिखे हैं। अगर आपको आते हैं आप मुझे एडुकेट कर दीजिए, नेक्स्ट टाइम से मैं हिंदी नाम बोलूंगी। आज मैं इसके अंग्रेजी नाम बोलने वाली हूँ। प्रश्न में जो सबसे ऊपर जो प्रश्न का मूल भाग होता है, जहां बोला जाता है, जहां प्रश्न का मुख्य भाग है, जो प्रश्न है, उसको बोलते हैं क्वेश्चन स्टेम। स्टेम पेड़ में जो मेन, गुजराती में थर्ड बोलते हैं, जो मेन पार्ट होता है जिससे ब्रांचेस निकलती है, तना 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 रहता है, तने को स्टेम बोलते हैं, राइट। तो प्रश्न का पूरा जो दारो मदार है वो इस तने पे है। अगर आपका तना ठीक से नहीं बना है तो आपका पेड़ खड़ा नहीं होगा, इसलिए इसको स्टेम बोला जाता है। जितना आपका स्टेम क्लियर होगा, जितना उसमें आप बच्चों से एग्जैक्टली आपको क्या चाहिए वो मांगोगे, उतना बच्चे आपका प्रश्न अच्छे से सही या गलत कर पाएंगे। पर्पस ये नहीं है कि बच्चे क्वेश्चन सही कर पाए, पर्पस ये है कि बच्चा क्वेश्चन सही से समझ पाए ताकि वो कर पाए या ना कर पाए। ठीक है, अगर बच्चा प्रश्न ही नहीं समझ रहा है तो वो क्या ही करेगा। तो हमारे जो ब्राइट बच्चे हैं वो भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि क्वेश्चन ही कंफ्यूजिंग था, राइट। तो पहला पार्ट है स्टेम। दूसरा पार्ट है जिसको हम बोलते हैं, बहुत सारे वर्ड्स हैं, ज्यादातर कॉमन यूजेस जो होता है वो है ऑप्शंस यानी विकल्प। और जब हम खास करके गलत अवधारणा को ढूंढने वाले प्रश्न बनाते हैं, मिसकंसेप्शन क्वेश्चंस बनाते हैं, तो हम विकल्पों के लिए वर्ड यूज करते हैं डिस्ट्रैक्टर्स। आपके जितने भी विकल्प होंगे उसमें से एक आपका सही आंसर होगा जिसको आंसर की बोला गया है, बाकी के आपके डिस्ट्रैक्टर्स होंगे या रॉन्ग ऑप्शंस होंगे या इनकरेक्ट आंसर्स होंगे। डिस्ट्रैक्टर्स वर्ड अगर आप यूज करते हैं, डिस्ट्रैक्टर्स को गुजराती में बोलते हैं विकर्षक, मुझे हिंदी में भी शायद विकर्षक बोलते हैं। ऐसा वर्ड जो आपको दूसरी तरफ सोचने के लिए मजबूर करता है, कंफ्यूज नहीं करता है। ऑप्शंस कंफ्यूजिंग नहीं करने हैं, ऑप्शन एक अवधारणा से जुड़े हुए होने चाहिए, ऐसे रैंडम कंफ्यूजन वाला नहीं चाहिए, एक सही अवधारणा है। जैसे वो यमक अनुप्रास वाला प्रश्न था, उसमें 4 अवधारणाओं की बात हो रही थी, तो आपके विकर्षक गलत अवधारणाओं को हाईलाइट करेंगे, तो वो अच्छा प्रश्न है। तो इस तरह से आपके प्रश्न का स्ट्रक्चर होता है। अब से हम जब बात करेंगे तो मैं ये नहीं बोलूंगी कि आपके प्रश्न में प्रश्नार्थ चिन्ह नहीं था, मैं बोलूंगी आपका स्टेम करेक्ट नहीं था फॉर्मेट वाइज। मैं बोलूंगी आपके डिस्ट्रैक्टर्स के कारण ठीक नहीं थे, और या मैं पूछूंगी आप में इसमें आपके प्रश्न में आंसर की क्या है, राइट। ये जरूरी है क्योंकि आप जब भी कभी भी फ्यूचर में भी इंटरनेशनल लेवल पे भी जब आप चीजें समझोगे, उनके डॉक्यूमेंट सारे इन्हीं शब्दों में बात करते हैं, क्वेश्चन स्टेम, ऑप्शंस, फैक्टर्स और आंसर। इसलिए ये जरूरी है कि हम ये टॉपिक्स को ये टर्म्स को समझें। आर वी ऑल टुगेदर? अभी तक साथ हैं सब? आगे बढ़ूं? जी मैम। ओके। अभी जो आपसे हमने कल काम करा लिया उसकी आपको समझ देते हैं, ताकि हमने आज जो डिस्कशन भी किया है उसका एक तरह से उसको सम्मिलित कर पाएंगे। प्रश्नों के प्रकार पे बात हो रही है और उसके कठिनाई स्तर पे बात हो रही है, राइट।
पर उसमें 2-3 चीजों को ज्यादा तरीके से हम फोकस कर रहे हैं। सरल, मध्यम, कठिन प्रश्न होगा, किस तरह से वो अवधारणा को चेक करता है। ऑफ कोर्स वो अवधारणा खुद अगर सरल प्रकार की, जैसे हम बात कर लेते हैं लेटर राइटिंग वर्सेस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। लेटर राइटिंग इटसेल्फ इज अ वेरी सरल अवधारणा, तो वो उसके क्वेश्चंस अगर डिफिकल्ट होंगे तो भी सरल प्रकार के होंगे, राइट? तो एक वो हुआ। पर 3 चीजें अलग असर करेंगी। किस प्रकार का आप प्रश्न बनाते हो, प्रश्न प्रारूप। कुछ प्रकार के प्रश्न हमेशा सरल होंगे, कुछ प्रकार के प्रश्न हमेशा डिफिकल्ट होंगे, कुछ प्रकार के प्रश्न हर एक प्रकार में जाएंगे। बहुविकल्पीय प्रश्न जिसमें एक ही सही जवाब है और 4 ही विकल्प हैं, उसको सरल, मध्यम, कठिन तीनों में रखा जा सकता है। एकाधिक जो उधर लिखा गया है वो इस तरह से लिखा गया है कि जहां बाकी के ऑप्शंस जो हैं वो ज्यादा अच्छे डिस्ट्रैक्टर्स हों। कठिन में मुझे नहीं पता आप फेमिलियर हो कि नहीं, साइंस में इस तरह से बहुत प्रश्न पूछते हैं जहां उनको बोला जाता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जहां प्रश्न में 4 विकल्प दिए होते हैं और ऑप्शन में उनमें से 2 या 3 का कॉम्बिनेशन दिया होता है। पॉसिबल होगा तो मैं कल लेके आऊंगी एक प्रश्न। तो बोला जाएगा कि अलंकार के लिए नीचे 4 दिए गए विधान हैं। फिर प्रश्न होगा इनमें से कौन कौन से विधान सही है। विकल्प होगा पहला और तीसरा विधान, चारों विधान, तीसरा और चौथा विधान, सिर्फ दूसरा विधान। तो अब मुझे क्या करना पड़ा, मल्टीपल चॉइस मेरे क्वेश्चन में थी, उनमें से कॉम्बिनेशन लेके मैंने मल्टीपल चॉइस ऑप्शंस के आंसर किए, तो उसको MMCQ भी बोलते हैं। वो भी कठिन प्रकार में जाते हैं। जब भी मेरे प्रश्न की रचना नकारात्मक होती है उसका डिफिकल्टी लेवल थोड़ा बढ़ जाता है। इसलिए छोटी कक्षाओं में हम कभी भी बच्चों को नकारात्मक प्रश्न नहीं पूछते। तो ईश्वर में न मानने वाला, अगर मैं छोटे कक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो वो नकारात्मक हो जाएगा, पर उससे भी ज्यादा प्रॉब्लम है अगर मैं डबल नेगेटिव्स यूज करती हूँ। व्हाट इज नॉट व्हाट इज नॉट अ नेगेटिव सेंटेंस, समझो। इनमें से कौन सा वाक्य नकारात्मक वाक्य नहीं है। मेरे क्वेश्चन में ही 2 बार नहीं आया, एक तो नकारात्मक के लिए नहीं आया और वो नहीं है आया। तो बच्चों के लिए ऐसे प्रश्नों को समझना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। उसको पहले ढूंढना है नकारात्मक वाक्य, यानी पहले एक नेगेशन ढूंढना है, वो नहीं है वो ढूंढना है। तो मेंटल प्रोसेसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं उसमें। अगर कंप्यूटर की भाषा में बोलूं, ज्यादा रैम लगती है, राइट? हम आपको पता है ना, मोबाइल 8 रैम का, 2 रैम का, 4 रैम का रैम है, राइट? तो जब भी हम प्रश्न बनाएंगे, हायर ग्रेड्स में नकारात्मक प्रश्न बना सकते हैं, पर उससे कंफ्यूजन के चांसेस ज्यादा रहते हैं, ये भी एक हकीकत है। तो अगर जरूरी नहीं है तो नकारात्मक शब्दांकन वाले प्रश्न कम बनाने चाहिए। अगर बनाते हैं तो उसका कठिनाई स्तर बढ़ जाएगा, बच्चे का परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली थोड़ा गिरने की संभावना है। दूसरा जो टॉपिक इधर लिखा है स्लाइड पे वो है विषय की समझ। यानी एक तो मैं कौन से प्रश्न की टाइप पसंद करती हूँ, पर उसके अंदर का कंटेंट क्या है। पहला है विषय का ऐसा स्वरूप जो अति परिचित हो, या हम बोल सकते हैं बहुत ही ज्यादा स्मृति से आता हो, बहुत ही ज्यादा टेक्निकल टर्म्स का उपयोग किया हो, ऐसे वाक्यों को या ऐसे शब्दों को उपयोग में लिया गया हो जो बैठे बैठे बच्चे को पाठ्य पुस्तक से मिल जाएंगे, जिसके लिए बच्चे का और रीडिंग होना आवश्यक नहीं है, जिसके लिए बच्चे का ग्लोबल या नेशनल एक्सपोजर होना आवश्यक नहीं है। उन शब्दों को, उस तरह से मैं आस्तिक को एक सरल शब्द गिनूंगी। मैंने पूछा भी था कि क्या बच्चा आस्तिक शब्द अपने डेली लाइफ में यूज करता है। आप में से कई लोगों ने बोला नहीं करता है, तो मध्यम में आएगा। अगर वो सेवक होता वो सरल हो जाता। तो हम किस प्रकार के शब्द की पसंद करते हैं, हमारा जो कंटेंट है वो कितना फेमिलियर स्वरूप से है, वो पाठ्य पुस्तक से कितना मेल खाता है, वो प्रश्न का प्रकार पाठ्य पुस्तक से कैसा दिखता है, उसके आधार पे मेरे क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल बढ़ जाएगा। क्योंकि जो चीज बच्चा देखने को आदी है, जो वर्ड्स उसने बहुत ज्यादा सुने हैं, वो बच्चा सरलता से जवाब दे पाएगा। भाषा वैसे भी ज्यादा ना एक्सपोजर से सीखी जाती है। मैं जितना ज्यादा जो चीज एनकाउंटर करूंगी
जितना ज्यादा बार देखूंगी मुझे और अच्छे से आएगा। पर अगर मैं ऐसा शब्द लेके आती हूँ संगणक यंत्र, है ना, कंप्यूटर का ट्रांसलेशन, अभी हमारी आज की जनरेशन में बच्चों को वो नहीं आता और वो शायद कठिन हो जाएगा। कठिन करने के लिए मैं डिफिकल्ट वर्ड्स लाऊंगी नहीं, पर कुछ वर्ड होंगे जो अपने आप कठिन स्वरूप के होंगे और वो कठिन हो जाएगा। तो परिचितता भी प्रश्न की सरलता या कठिनता तय करती है। और पूर्व ज्ञान, जो एक्सपोजर वाली मैं बात कर रही हूँ, यहाँ पूर्व ज्ञान का मतलब है अबिलिटी टू रिट्रीव इंफॉर्मेशन। मेरा इंफॉर्मेशन है और वो मेरी रिट्रीवल से आ रहा है। मेरा इंफॉर्मेशन है, कुछ मैं रिट्रीव कर पा रही हूँ, कुछ मुझे फिर से समझना पड़ रहा है। और मेरा इंफॉर्मेशन है बहुत ज्यादा है, मैं रिट्रीव कर रही हूँ पर मुझे उसको अप्लाई करना है, तो वो मेरा हो जाएगा। ये आई थिंक पूर्व ज्ञान वाला स्लाइड हमको रिवर्स होना चाहिए। इधर ये इंफॉर्मेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी माहिती या सूचना के आधार पे जवाब देना है या नहीं देना है, उस हिसाब से। इस स्लाइड पे हम क्लियर हैं? उसमें कुछ और डिस्कशन चाहिए? कुछ आप समझ नहीं पा रहे हो तो? कमलदीप सर जी, हेमेंद्र सर जी, रितु मैम, धीरज कुमार सर, महेंद्र सर, हम सब साथ हैं अभी? आप सुन रहे हो मुझे? जी हाँ मैम। और ठीक लग रहा है? ये क्लियर है? क्लियर है मैम। ओके, ठीक है। कुछ फैक्टर्स देख लेते हैं, कुछ कारक। एक तो है कि हमने जो ऑलरेडी कर दिया है, स्मृति पे आधारित है, समझ पे आधारित है, या विश्लेषण या मूल्यांकन या एप्लीकेशन पे आधारित है। उस तरह से भी प्रश्न सरल, मध्यम या कठिन हो सकते हैं। हाउएवर, जरूरी नहीं है कि हर एक स्मृति वाला प्रश्न सरल ही हो। ज्यादातर किस्सों में ऐसा होता है। बाकी मैं ऐसा परिचित स्वरूप का प्रश्न भी बना सकती हूँ जो जस्ट बिकॉज द वे आई हैव क्रिएटेड द क्वेश्चन वो डिफिकल्ट हो जाएगा। बट ज्यादातर 90% केसेस में स्मृति आधारित प्रश्न बच्चों के लिए सरल होता है, क्योंकि उसको बहुत जो बोलता है ना, दिमाग नहीं लगाना है, याद किया है, लगा दो जवाब। पर जब उसे समझना है, थोड़ा उसको एप्लीकेशन करना है, और जब उसको समझना है और कहीं और अप्लाई करना है, तो वो और कठिन हो जाता है। एक वो, और सबसे इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्राश्निक के दृष्टिकोण से सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे डिफिकल्ट चीज जो हमको सीखनी पड़ेगी वो है हम किस तरह से गलत विकल्पों का चयन करते हैं। क्या हम ऐसे विकल्प ले रहे हैं जो एक या दो तर्क में खत्म हो गया, या ऐसे ले रहे हैं जिसमें ज्यादा तार्किक बच्चे को अप्लाई करना पड़ेगा, या ऐसा ले रहे हैं कि बच्चे को बहुत ही अच्छे से समझने के बाद ही कर पाएगा वो। जितना बच्चा अवधारणा से जुड़ा तर्क लगाएगा, प्रश्न और डिफिकल्ट हो जाएगा। लॉजिकल डिडक्शन करना होगा, उतना वो प्रश्न बच्चे के लिए सरल हो जाएगा। कोई प्रश्न इतना लॉजिकल हो जाता है कि अगर बच्चे को अवधारणा बिल्कुल नहीं आती, वो सिर्फ समझ समझ के अपनी पैटर्न्स देख के जवाब दे देता है। वैसे प्रश्न वीक प्रश्न है, उनका प्रमाण 0% होना चाहिए। स्मृति वाले प्रश्न चलेगा, पर बच्चा बिना समझे, बिना सोचे समझे जवाब दे पाए, ऐसे प्रश्न नहीं होने चाहिए। यहाँ तक हम साथ हैं? ये 5-6 कारक हम समझ रहे हैं, क्योंकि इन्हीं को उपयोग करके हमें आगे प्रश्न बनाना है। आज का आपका होमवर्क रहेगा, आपने जो प्रश्न बनाए हैं इनको ये 1, 2, 3, 4 और 5 चीजों पे आप जोड़ते हुए चलेंगे। आप देखेंगे आपके प्रश्न में इन 5 में से कौन कौन से चीजें हो रही हैं। पता चलेगा बहुत जगह शायद 1 या 2 ही चीजों पे हमने ध्यान दिया है, और इसीलिए क्वेश्चन मेकिंग थोड़ी कॉम्प्लेक्स प्रक्रिया है, सीखनी पड़े ऐसी। ओके, ये कुछ एग्जाम्पल्स हमने पहले भी सीखे हुए हैं, इसलिए मैं इस पे भी थोड़ा कम समय डालूंगी। कोई मुझे बताना चाहेगा यह प्रश्न सरल क्यों है?
मैं नाम लूं कि आप खुद से बताएंगे? इसमें हम हाँ, शब्द ज्ञान देखते हैं या ऋतु मैम जी, सॉरी मैं सुन नहीं पाई। बच्चों को इसमें हम बच्चे का शब्द ज्ञान भी देख रहे हैं, क्योंकि वो ये ऑप्शन देखेगा, ऑप्शन में उसे पता है, क्योंकि सिखाया गया है, तो सममान और समामन इन दोनों को तो निकाल ही देगा वो। अब सम्मान और समान में वो एक बार सेंटेंस फिर से पढ़ेगा तो उसे खुद समझ में आ जाएगा कि ऑप्शन ए सही है। राइट। और एक चीज प्रॉब्लमेटिक है इस क्वेश्चन में, इस ऑप्शन डी, राइट। ऑप्शन डी में मैं पहले ही बोल रही थी कि ऐसे शब्द नहीं होने चाहिए जो भाषा में नहीं है। ऑप्शन डी ऐसा शब्द है जो अपनी भाषा में है नहीं, तो ऑप्शन डी बदलना भी चाहिए। तो सरल प्रश्न जो है वो सीधे सीधे उस उद्देश्य को चेक करेंगे, उसके ऑप्शंस भी बहुत ज्यादा चैलेंजिंग नहीं होंगे, प्लस उसमें अगर वोकेबुलरी भी है तो ऐसे शब्द टेस्ट करेंगे जो बच्चों ने काफी बार देखे हुए होंगे, फेमिलियरिटी या परिचितता ज्यादा होगी। वाक्य भी आप देखोगे परिचित वाक्य है, सामान महंगे सामान, राइट। और तो कॉन्टेक्स्ट, उसका संदर्भ भी फेमिलियर है, ऑप्शंस भी फेमिलियर है, ऑप्शंस इतने डिफिकल्ट भी नहीं है, तो मेरे लिए उसको पसंद करना सरल हो जाएगा। कंपैरेटिवली तुलनात्मक तौर पे ज्यादा बच्चे इस प्रश्न का जवाब दे पाएंगे। दूसरा प्रश्न, यह प्रश्न मैं बोल रही थी, इससे भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो सकता है। इस प्रश्न के विषय में बोलेंगे क्यों आपको ये मध्यम लग रहा है, बताएंगे मुझे? कोई सर बता दें। मैडम यहाँ पे उसको सोचना पड़ेगा सम्मान और सम्मान में अंतर। ठीक है, इसलिए ये और है। और दूसरा क्या है? और वाक्य को पढ़ के उसको समझ के उत्तर देना पड़ेगा यहाँ पर कि कौन सा शब्द मुझे यहाँ रखना चाहिए। ओके, और क्या हो रहा है जिसके कारण ये मध्यम है? ऑप्शन में जिस तरीके से 1 and 3 and 2 and 3। करेक्ट, ये मल्टीपल है, राइट। मेरे एक से ज्यादा ऑप्शन को मुझे चुनना है, यानी मेरा अबिलिटी टू, मेरा इन्वॉल्वमेंट प्रश्न में और बढ़ जाएगा। इसलिए सेम शब्द पानी पी लीजिए। हाँ, थैंक यू मैम। मैंने रखा भी है पर मैं भूल गई थी, और ये मेरी पुरानी बीमारी है, मैं पानी पीना भूल जाती हूँ। तो हम सब इसमें साथ हैं। अभी आपको कल अब नेक्स्ट टाइम आप जब प्रश्न बनाएं तो थोड़ा ये मल्टीपल टाइप के भी बनाने की कोशिश करिएगा, बड़ा आनंद आएगा, क्योंकि उसमें काफी सोचना पड़ता है, तो बहुत मजे आते हैं ऐसे प्रश्न बनाने। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। ओके, इसको हम कठिन क्यों बोल रहे हैं? इसमें बच्चे को बहुत सोचना पड़ेगा। क्या सोचना पड़ेगा मैम? कि कहाँ कौन सा वर्ड रखूं, और पहला ऑप्शन लगा के पहले देखेगा बच्चा, सम्मान, मेरे पास तुम्हारे सम्मान, महंगे सामान, फिर लगेगा नहीं कुछ गलत हो रहा है, फिर दूसरा वाला लगा के देखेगा, तो 3 वर्ड वो हर जगह लगाएगा। फिर जहाँ उसको लगेगा कि हाँ दिस इज करेक्ट, मतलब अब सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है, ये ठीक है, तो वो उसको मतलब इसमें समय लगेगा एक तो बच्चे को, और वो बार बार सेंटेंस बनाएगा। और अगर एक भी शब्द का अर्थ उसे नहीं पता है, इन 3 में से एक भी शब्द का गलत अर्थ पता है, तो उसका जवाब गलत हो जाने की शक्यता है, चांसेस बढ़ जाते हैं। तो बच्चे आप देखेंगे तीनों प्रश्न में हमने जानबूझ के ऐसा ही प्रश्न लिया था, एक ही टाइप का वाक्य है, और समान समान उसी की बात हो रही है, समान समान और सामान समान और सम्मान इन्हीं की बात हो रही है, पर उन्हीं को लेके जिस तरह मैंने ये प्रश्न बनाए हैं, इनका कठिनाई का स्तर बदल जा रहा है। तो आपको हर बार
आपको हर बार बहुत क्रिएटिव आइडियाज नहीं चाहिए, आपको हर बार बहुत सारे टेक्स्ट बुक को या बहुत सारी नई बुक्स को देख के प्रश्नों के लिए आइडियाज नहीं चाहिए। आप जिस तरह से दिए गए वर्ड्स को ही आप जिस तरह से प्रश्न में यूज करते हो, उसकी समानताएं उठा के, उसके उच्चारण की समानता, उसके स्पेलिंग की, जोड़नी, वर्तनी की समानता, ये उठा के जब आप यूज करते हो तो आप उसको एक ही शब्द को अलग अलग स्वरूप से टेस्ट कर सकते हो। आप जब क्लासरूम के टेस्ट बनाएं तो एक ही शब्द को सरल, मध्यम और डिफिकल्ट में डाल के टेस्ट करें ताकि आपका बच्चा उससे फेमिलियर हो। तीसरी चीज जो मेरे आगे की स्लाइड पे भी आएगा, बच्चा जब सीख रहा हो तब उसे सब फेमिलियर दे। जब मैं साइकिल सीख रही थी, बहुत छोटी थी, मैं मेरी गली में सीखती थी क्योंकि तब मुझे मेरी गली का रोड पता था। क्योंकि मुझे साइकिल सीखनी है तो मेरे लिए रोड नया नहीं हो सकता, पर जब मैं साइकिल सीख गई तो मुझे नए रोड पे भेजा गया। सिमिलरली जब बच्चे सीख रहे हैं तो टेक्स्ट बुक टाइप के जो टिपिकल क्वेश्चन पेपर अब तक हमारे बनते आए हैं उस टाइप के क्वेश्चन दीजिए। पर जब आप बच्चे की मास्टरी चेक कर रहे हो, अब से स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे, आज के दिन से प्रश्नों के प्रकार बदल जाने चाहिए। और हम कभी भी ये नहीं बोलेंगे कि ऐसे प्रश्न बने हैं इसलिए हम ऐसे बना रहे हैं। वो जो हो रहा था अपने टाइम पे, अपने समय पे आप ही के द्वारा शायद बना था और ठीक था, हमारी समझ उस प्रकार से थी असेसमेंट की। अब हमारी समझ बदल रही है तो हमारे पेपर्स भी अलग बदलेंगे और हमारे बच्चों को शुरू में नए एनवायरनमेंट में एडजस्ट होने में दिक्कतें भी आएंगी। आपको ऐसा भी लगेगा कि जब मैं ऐसे असेसमेंट बनाता हूं मेरे बच्चे का परफॉर्मेंस गिर रहा है, दैट इज फाइन। आप अपने बच्चे को अच्छे परसेंटेज के लिए नहीं सिखा रहे हो, आप अपने बच्चे को IIM में भेजने के लिए, इसरो में भेजने के लिए, मेडिकल स्कूल में भेजने के लिए तैयार कर रहे हो। और अगर उन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को देना है बच्चे को तो उसको इस प्रकार का थिंकिंग डेवलप करना होगा, चाहे कोई भी विषय हो, राइट? तो वो हम करने वाले हैं। ये हमने पहले ही वर्कशॉप से देखे हुए हैं, पर आपके कंफर्ट के लिए फिर से इनको छोटे छोटे शब्दों में एक लिस्ट, चेकलिस्ट जैसा बना के रख दिया गया है। क्वेश्चन सटीक होना चाहिए, मैं छोटा नहीं बोल रही हूँ, अननेसेसरी वर्ड्स नहीं होने चाहिए। भाषा में लंबे क्वेश्चंस होंगे पर वो लंबे का उपयोग होना चाहिए। अगर मैं नसरुद्दीन पे क्वेश्चन बना रही हूँ उसके नानबाई होने का, तो वो पैसेज जरूरी था कि नहीं। अगर मैं कृष्ण के पीतांबर के कलर पूछ रही हूँ तो उसमें कविता का क्या रोल था। अगर कविता का रोल नहीं है तो कविता हटा दो क्योंकि वो रीडिंग लोड है। पर अगर बच्चा कविता के आधार पे जवाब देने वाला है तो वो रीडिंग लोड नहीं है, वो लंबा प्रश्न भी अच्छा है, राइट? तो एक वो करना है। खूब छोटा ना कर दे, खूब ज्यादा इंफॉर्मेशन ना दे, क्योंकि आपको ये समझना है कि बच्चा जितना टाइम प्रश्न को समझने में लगेगा उतना टाइम उसका जवाब देने से हट जाएगा। तो जितना जरूरी है प्रश्न का लेंथ उतना ही रखें। बहुत ही ज्यादा डेकोरेटिव लैंग्वेज यूज ना करें। आपके वीक बच्चे हैं उनको उससे प्रॉब्लम होगा। सही माप से, जहां अगर मैं व्याकरण में अलंकार टेस्ट कर रही हूं वहां जो मैं सेंटेंस यूज करूंगी वो अलंकारिक ही होगा, मुहावरेदार ही होगा। पर जहां मैं नॉर्मल रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन या शब्दावली टेस्ट कर रही हूं, मैं मेरे रेगुलर मानक भाषा का उपयोग करूंगी। इधर बोलचाल वाली अभिव्यक्तियों का भी मना किया गया है। अगर आप पंजाब की तरफ जाओगे तो वो बोलेंगे ऐसी चीजों का मना करा गया है। आप अगर गुजरात की तरफ आओगे तो उनका तो वर्ब, मेरा तो कभी भी हड़बड़ा जाता था पहले, मैं स्कूल में जब हिंदी सीख रही थी तब। तो वो हम अपने हिसाब से ना, जो हमारी मातृभाषा होती है उस हिसाब से हम अपनी हिंदी भाषा को कन्वर्ट कर देते हैं। बोलने में चलता है, बोले तो मुंबई स्टाइल बोले तो ऐसा है, पर ऐसे मेरे क्वेश्चन पेपर में नहीं जाने चाहिए। पेपर में मेरा मानक हिंदी होना चाहिए, राइट? प्रश्न के माध्यम से पढ़ाने से बचे, यानी मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगी कि मैं ऐसे प्रश्न बनाऊं कि मेरे बच्चे का जो पढ़ा हुआ है वही टेस्ट हो, या मैं बच्चे को वही पढ़ाऊं जो प्रश्न में पूछने में आने वाला है। दोनों, टू वेज, टीचिंग टू टेस्ट और टेस्टिंग व्हाट इज टॉट।
दोनों चीज बोली जाती है, दोनों गलत है, क्योंकि बच्चा शायद स्कोर अच्छा लेके आएगा, बच्चा सीख नहीं पाएगा। हम पूरा असेसमेंट का इतना, मध्य प्रदेश सरकार इतना बड़ा प्रयत्न कर रही है क्योंकि उनको बच्चे का लर्निंग लेवल बदलना है, अधिगम स्तर बदलना है, ठीक है। अवास्तविक संदर्भों से बचे, यानी जो नेचुरली चीजें नहीं होती उनको ऐसे ही क्रिएट ना करें, अनलेस भाषा में जब आप उनसे चाहते हैं कि वो इमेजिनेटिव हो, वो परिकल्पना करे और सृजनशीलता परिकल्पित चीजों में बताए, तो भाषा के लिए ये अलग होगा। पर विज्ञान गणित उनमें तो संदर्भ कॉन्टेक्स्ट वही होना चाहिए जो वैलिड है। भाषा में भी इनवैलिड कॉन्टेक्स्ट नहीं होना चाहिए अनलेस यू आर टेस्टिंग क्रिएटिविटी। मैं दूसरा ऐड करती हूँ उसमें, ऐसे शब्द यूज ना करें जो आपकी भाषा में एग्जिस्टेंस में नहीं है, अनलेस आप कोई स्पेसिफिक अवधारणा टेस्ट कर रहे हो, जैसे कि विरोधी, जहां अ, अन, न जैसे प्रत्ययों से शब्द को चेक किया जाता है, वैसा है, वहां आप अईश्वरीय यूज कर सकते थे, अन ईश्वरीय भी कर सकते थे, क्योंकि आप बच्चे की विरोधी या प्रत्यय की रिलेशनशिप की समझ देख रहे हो। बाकी जनरली अवॉइड करें। और ऐसा प्रश्न तो बिल्कुल ही ना हो, कभी कभी बन जाता है ना जल्दी जल्दी में, जहां मेरे वाक्य में ही मैंने जवाब दे दिया है और बच्चों को सीधा उठा के डालना है। और नास्तिक में अगर मैं दूसरा ऑप्शन नहीं बदलती तो मैं मेरे जवाब की जानकारी बच्चे को क्वेश्चन में ही दे रही हूँ, वो ना हो, वो भी हम ध्यान रखें, राइट। इधर उदाहरण दिए गए हैं, हम एक एक को उदाहरण के तौर पे देख लेंगे। कोई बताना चाहेगा? इसमें एक चीज डिस्कस की गई है, प्रश्न के माध्यम से पढ़ाने से बचें। क्या पूछा गया है इस प्रश्न में, क्या क्या प्रॉब्लम है इस प्रश्न से? अगले 5 मिनट में हमें खत्म करना है, आई थिंक, हाँ ठीक है, इसमें हो जाएगा। एक उदाहरण टेस्ट चेक कर लेते हैं, बाकी प्रश्न आपको में बताया जा रहा है कि चंद्रमुख, तो चंद्र के समान मुख, समास विग्रह बता दिया, अब उसी के आधार पर आप बताएं नीचे कौन सा है। तो वो इजी हो गया। समान होगा तो चरण कमल, बच्चा अपने आप ही समझ जाएगा। तो ये क्लासरूम के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इट्स अ वेरी गुड लर्निंग क्वेश्चन, यस but it is मैम, not a very good assessment question, right? तो मैं जब बच्चे यस को मैम। सिखा रही हूँ तो मैं ऐसा यूज करूंगी, पर बाकी नहीं, ठीक है। रीडिंग लोड वाला बहुत ज्यादा क्लियर है, मैं उसके ऊपर बहुत टाइम नहीं डाल रही हूँ अभी। जी। सही उत्तर के बारे में जानकारी देने से बचे, ये भी बहुत ही, आप जब पढ़ोगे तो पता चल जाएगा। इसमें इतना सारा बता दिया गया है, यमक अलंकार है, सेम आगे वाला ही है, पहले यमक अलंकार को समझाया गया है और फिर उसे पूछा गया है, यानी इतना ज्यादा समझा दिया है कि बच्चा आसानी से उसका जवाब दे पाएगा। तो बच्चे को इन अ वे यू आर लीडिंग टू आंसर, यू आर नॉट चेकिंग देयर मास्टरी, यस मैम। हाँ। मैं इस स्लाइड पे थोड़ा समय डालना चाहूंगी, आप वो टेबल पीपीटी में पढ़ लीजिएगा, बट ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न देखते हैं, ये लास्ट प्रश्न है, इसके बाद हमारा दिन खत्म होगा। भारत सरकार ने भी खजाने को खूब खोजा पर कुछ हाथ न लगा। वाक्य एक संयुक्त वाक्य है, इसे बिना अर्थ बदले सरल वाक्य में कैसे लिखा जा सकता है? और फिर 4 ऑप्शंस दिए हैं, उसमें से सही जवाब है भारत सरकार द्वारा भी खजाने को खोजने की कोशिश असफल रही। ये सही जवाब था। 3 जो स्वरूप हैं वो 3 अलग अलग अवधारणाओं की बात कर रहे हैं। कोई मुझे बताना चाहेगा स्तर 1 में क्या हो रहा है? सेंटेंस सही नहीं बन रहा है, और दूसरी चीज ये कि वो वैसा का वैसे ही उसको संयुक्त रूप में ही लिखा गया। ओके, ठीक है, कोई और बताना सेंटेंस चाहेगा? बन रहा है। राइट, मैडम भाषा बहुत अधिक मानक नहीं है। सर मैंने थोड़ा सुना नहीं आपका। ये जो स्तर 1 में अपन देखते हैं, भारत सरकार खोजती रही खजाने को खूब, परंतु कुछ ना कर सकी। ये जो भाषा का स्तर है, मतलब एक मानक स्तर नहीं है, और मतलब और उसका जो
बनाने का तरीका वो भी मुझे ठीक नहीं लग रहा है। राइट, ओके, ठीक है। स्तर 2 में क्या दिख रहा है? भारत सरकार द्वारा खजाने को खूब खोजा गया लेकिन कुछ नहीं मिला। भारत सरकार, ये तो यहाँ पे मैम विराम चिन्ह नहीं दिख रहे मुझे बीच में। ओके, ठीक है। मतलब और तीसरा साधारण क्या है? बनाने की कोशिश की गई है, लेकिन वो साधारण या सरल वाक्य बना नहीं, क्योंकि लेकिन लगा दिया गया। ओके, ओके। और स्तर 3 में? स्तर 3 में भी कोशिश करी, लेकिन वो मगर जो शब्द यूज किया गया वो सरल वाक्य का तरीका नहीं है। लेकिन मगर ये तो संयुक्त बनाने का है, राइट, या फिर तो बेसिकली देखिए, आपको एक वाक्य दिया गया है, वो संयुक्त प्रकार का वाक्य है, और उसको बताया गया है कि उसको सरल वाक्य में कन्वर्ट करना है पर अर्थ नहीं बदलना है, राइट। तो जो आपके 3 विकर्षक दिए गए हैं वो 3 तीन अलग अलग गलत अवधारणाओं को चेक करते हैं। एक, अल्प विराम को कहीं भी यूज करूंगी तो वो एक तो मानक भाषा वाला तो अलग ही पॉइंट है, वो है ही ऑफ कोर्स, पर संयुक्त वाक्य में अल्प विराम का होना जरूरी है या नहीं, कंजंक्शन जहां आएगा वहां जरूरी है कि नहीं, और तीसरा हमने बोला कंजंक्शन का अप्रोप्रिएट यूज। तो अगर मैं इस टेबल पे जाती हूं उसी को देते हुए, तो 3 प्रकार की पॉसिबिलिटी हो सकती है इस एग्जाम्पल को। आप ये शांति से ये टेबल पढ़ लीजिएगा। एक जो मेरे क्वेश्चन से सीधा सीधा जुड़ा नहीं है पर अवधारणा है, इधर मानक भाषा भी आ गई और एक अल्पविराम का यूज भी आ गया। दूसरा जो है वो हमको बताया गया है कि शायद बच्चे को थोड़ी समझ है पर उसका सही से उपयोग पूरी तरह समझा नहीं है, और तीसरा जहां उसको कॉम्प्लेक्सिटी के कारण तकलीफ हो रही है। तो कोई भी जब आप अब ऑप्शन के कारण लिखते हैं ना, उसके साथ अगर आप ये टेबल रखेंगे तो आपको पता होगा कि आपके एक सही जवाब हो गया और 3 में आपको कौन कौन से स्तर पसंद करने हैं। अगर आप स्तर 1 के ही 3 प्रॉब्लम लेते हो वो फिर भी एक ही अवधारणा का मिसकंसेप्शन चेक कर पाएगा, बट जब आप अलग अलग स्तर के लेते हो तो वो काफी सारी गलत अवधारणाओं को चेक कर पाएगा। इसको हम ज्यादा एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, बट थोड़ा टाइम पे टाइट है तो मैं रुक रही हूँ, कल हम डिस्कस करेंगे इसको और लंबाई से। आज का होमवर्क ले लेते हैं। अब तक के लिए आर वी ऑल ओके? आज का दिन यूजफुल रहा है हमारे लिए? अच्छा था, बुरा था, क्या था? बहुत कुछ समझ आता, जो कि मैं प्रश्न बनाने में कभी इतना नहीं करती थी। जी आज लगा कि नहीं, प्रश्न बनाना भी कला है जो हमें हाँ, नहीं आती। हाँ, कला और विज्ञान दोनों मैम, कला और विज्ञान दोनों Yes. का मिक्स है, तो आ जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं आती। आपकी अपने स्ट्रेंथ है, आपका विषय का स्ट्रेंथ बहुत है, असेसमेंट धीरे धीरे हो जी। जाएगा। जी, आज का भी होमवर्क है। हमको कल ही की तरह प्रश्न बनाने हैं, 3 क्वेश्चन, मैकेनिकल अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन क्वेश्चंस फॉर ईच टॉपिक। शब्दावली के 3, पाठ की समझ के 3, व्याकरण के 3, पर ये आज बहुविकल्पीय नहीं है, ये फ्री रिस्पांस क्वेश्चंस हैं, छोटे शॉर्ट फ्री रिस्पांस क्वेश्चंस। आप कैसे बनाओगे ये और आपका गायत्री, उसके साथ स्कोर कार्ड भी देना है क्या, कि उसको जांचेंगे कैसे? हाँ, आप अब नहीं, कुछ नहीं देते, आप बता के फॉर्मेट में देने वाले हैं वैशाली? नहीं, फॉर्मेट नहीं दे रही हूँ। हाँ, ठीक है। तो आप मुझे कल जब क्वेश्चन बताएंगे तो आप बताएंगे कि आप उसका स्कोरिंग कैसे करेंगे, बाकी डिटेल्स हम कल डिस्कस करेंगे। तो एक हम समय डिसाइड कर लेते हैं कि आप लोग जब भी अपने शेड्यूल के हिसाब से आप ही बता दीजिए कि आप कब तक दे पाएंगे।
ये प्रश्न 5 बजे तक रख ले, चलेगा सबको? बाय 5 मैम्स एंड सर्स? हाँ ठीक है। तो आपको टोटल 9 प्रश्न बनाने हैं, 3 शब्दावली के, 3 पाठ की समझ के, 3 व्याकरण के। पर हर एक प्रश्न एक एक प्रकार के प्रश्नों का प्रकार का होना चाहिए, सरल, मध्यम और कठिन, एंड मैकेनिकल अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन, ये दोनों होना चाहिए। और जब बच्चा उसका जवाब देगा तो आप उसमें बच्चे को किस तरह मार्क्स दोगे, कितने मार्क्स दोगे और किस तरह दोगे, वो भी आपको एक लाइन में लिखना है। और कल हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे, ठीक है? ठीक है, तो कल मिलते हैं फिर से। कल प्लीज आप थोड़ा एक मुझे हेल्प कर दीजिए। 1 मार्च को मिलते हैं। हाँ 1 कल मार्च, सॉरी कल भी है ना प्रशिक्षण की तारीख को? नहीं सर, कल नहीं है, कल वाली जो है वो 1 मार्च को शिफ्ट हो गई है। मंडे को मिलेंगे। क्वेश्चन तो आज ही आपके देना पास, है मैम? हाँ क्वेश्चन आज दे दीजिए, फिर सैटरडे संडे में हम थोड़ा उस पे काम करके ना उसका प्रेजेंटेशन बना देंगे। पर सर्स एंड मैम्स, एक बहुत सामान्य रिक्वेस्ट, कल ना मंडे को सोमवार को जब हम आएंगे 10:58 तक आ जाइएगा। आज के पहले 10-15 मिनट थोड़ा वेट करने में ही चले गए। 11 बजे हम शार्प शुरू कर देंगे, तो हमको शार्प 2 बजे खत्म करना पॉसिबल हो, ठीक है? मैम जी मैम। एक क्वेश्चन पूछ सकती जी जी जी। हूँ? शॉर्ट रिस्पॉन्स, इट मीन्स इस बार हम विकल्प नहीं देंगे, है ना? हाँ विकल्प नहीं देंगे, शॉर्ट फ्री रिस्पॉन्स है, ओपन एंडेड क्वेश्चन है।